डिजिटल सोवरेनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि एक देश का अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा अधिकार होना। 200 करोड़ के इनकम टैक्स फ्रॉड का खुलासा किया है। क्या आपकी राय में जनता का ये डेटा सरकार के द्वारा यूज़ किया जाना लोगों की प्राइवेसी और उनके राइट्स के अगेंस्ट नहीं है? DPDP एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये एक्ट 2023 अगस्त में नोटिफाई हुआ। इसका मेन पर्पस जो है वो सिटीजन्स का डेटा प्रोटेक्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम विधि विचार पे। और आज का हमारा चर्चा का विषय है डिजिटल सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है वंशिका, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है और इस विषय पे काफ़ी रुचि रखती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वंशिका जी। धन्यवाद। आज बहुत खुशी हो रही है कि हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसका कनेक्शन डायरेक्टली काफ़ी हर एक सिटीजन से है, उनकी लाइफ से है। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक बेसिक, अगर किसी नॉर्मल इंसान को बताना हो जिसको लीगल नॉलेज ना हो, तो आप कैसे समझाएंगे कि डिजिटल सोवरेनिटी क्या होता है? डिजिटल सोवरेनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि एक देश का अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा अधिकार होना। मान लीजिए आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बैंकिंग डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, गवर्नेंस, उस पर उसका स्टोरेज, उसका यूज़, उसका प्रोसेस पर आपके पूरे देश का अधिकार होना, ना कि किसी भारी सरकार या भारी कंपनी का। आज हम देखते हैं तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, जैसे कि गवर्नेंस से लेके शूटिंग और डेटिंग तक। अब हम उसमें देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें एक ऐप के थ्रू हो जाती हैं। अगर ये पूरा डेटा किसी और के कंट्रोल में हो तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। हम बात करें भारत की तो सबसे पहले सन 2000 में IT एक्ट आया, जिसने साइबर क्राइम्स के ऊपर साइबर लॉज बनाए। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये, अगर मैं एक मजाकिया वे में बोलूँ तो इसका ऐसा सीन है जैसे मेरे घर की चाबी मैं अपने पड़ोसी को दे दूँ और मेरा पड़ोसी मेरे घर के अंदर का आना जाना कंट्रोल कर सके। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या हमें ये बता सकती हैं कि ऐसे कोई लॉज या प्रोविजंस जो सरकार ने अपनाए हैं जिनकी वजह से डिजिटल सोवरेनिटी एंड साइबर सिक्योरिटी प्रमोट होती है? जी बिल्कुल, आजकल सरकार ने कई ऐसे नए स्टेप्स उठाए हैं जो डायरेक्टली डिजिटल सोवरेनिटी को प्रमोट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, आपको एक केस लॉ से अवगत कराना चाहूँगी, जो कि 2017 का है, केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 9 जज बेंच ने यूनानिमसली डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। इसमें कोर्ट ने जो पूरा मैटर हुआ वो आधार कार्ड से रिलेटेड था, जहां पर हम पर्सनल डिटेल्स कलेक्ट कर रहे थे एंड आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर रहे थे। कोर्ट ने सारे जजमेंट्स को ओवररूल करते हुए कहा कि प्राइवेसी एक डिग्निटी, लिबर्टी और ऑटोनॉमी का एसेंशियल पार्ट है। इस पूरे केस ने इंडिया के लीगल लैंडस्केप को चेंज कर दिया और आज भी आधार काफ़ी डिबेट्स के लिए फाउंडेशन है। अब मैं आपसे इसमें आगे बात करना चाहूँगी कुछ लॉज के बारे में, जैसे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी DPDP एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये एक्ट 2023 अगस्त में नोटिफाई हुआ। इसका मेन पर्पस जो है वो सिटीजन्स का डेटा प्रोटेक्ट करना है। इसी में 2 सेक्शंस की बात करूँ तो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 17 क्लॉज 2, ये गवर्नमेंट को कुछ एक्सेप्शंस देते हैं, कुछ एक्सेप्शनल पावर्स देते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊँगी कि हमारे पास एक IT एक्ट है 2000 में जो आया। IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये एक्ट सबसे पहला साइबर क्राइम के ऊपर एक्ट था जिसने साइबर लॉज बनाए, और ये एक्ट ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को लिमिटेड लाइबिलिटी देता है और एक अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क भी इस्टेब्लिश करता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि एक पॉलिसी है, बेसिकली नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, जो 2018 में आई। इस पॉलिसी ने पहली बार डिजिटल सोवरेनिटी टर्म को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने न सिर्फ लीगल लेवल पर बल्कि पॉलिसी लेवल पर भी काफ़ी अच्छे से डिजिटल सोवरेनिटी को पुश किया है, और इससे हर एक सिटीजन का डेटा प्रोटेक्ट हो जाता है और उससे देश आत्मनिर्भर बनता है। तो आपके कहने का मतलब है कि सरकार ने तो काफ़ी बड़े बड़े कदम उठाए हैं, काफ़ी सारे लॉज निकाले हैं, प्रोविजंस निकाले हैं, बट फिर बात घूम फिर के आम जनता पे ही आ जाती है कि अगर वो अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 से सेव करेंगे तो फिर स्कैम तो फिर बच नहीं सकते उससे। जी बिल्कुल। खैर, मजाक छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने DPDP एक्ट मेंशन करा था। अभी कुछ समय पहले की बात है जब भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि उन्होंने जनता के व्हाट्सएप मैसेजेस को यूज़ करके एक 200 करोड़ के इनकम टैक्स फ्रॉड का खुलासा किया है। क्या आपकी राय में जनता का ये डेटा सरकार के द्वारा यूज़ किया जाना लोगों की प्राइवेसी और उनके राइट्स के अगेंस्ट नहीं है? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। ये
अगर हम देखें तो एक तरफ ये गवर्नेंस की एफिशिएंसी को दिखाता है, तो दूसरी तरफ ये प्राइवेसी कंसर्न्स भी रेज कर रहा है। अब मैं आपको इस बारे में बताते हुए एक एक्ट है जो हमारा, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, उसी के कुछ सेक्शंस को आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि अब सेक्शन 7 है, उस पर सेक्शन 7 ऑफ DPDP एक्ट, ये डिफ़ाइन करता है ऑनलाइन फिड्यूशरीज़ को, जो हमारा डेटा हैंडल करते हैं, जो हमारा पर्सनल डेटा हैंडल करते हैं, वो किस कंडीशन में उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कोर्ट ऑर्डर है, या फिर कोई कानूनी ज़रूरत है, या फिर आपने वॉलंटरीली उस डेटा को एक्सेस करवाया है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 17 क्लॉज 2। ये क्लॉज गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एग्जाम्पशंस देते हैं या एक्सेप्शनल पावर्स देते हैं इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर। पर बात यहाँ पर ये है कि एक प्रॉब्लम आ जाती है। डिजिटल सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी बहुत वेग टर्म्स हैं। अगर हम इन्हें चाहें और ब्रॉडली इंटरप्रेट करें तो इसका मिसयूज़ हो सकता है, जो कि बहुत बेकार हो जाएगा अगर हम प्राइवेसी की तरफ से देखें। तो इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नेंस और प्राइवेसी के बीच में एक बैलेंस ज़रूरी है। ठीक है, ये तो मैं समझ गया। अब जैसे हम सरकार के जनता का डेटा यूज़ करने पे आ ही गए हैं, तो अगर हम बात करें जैसे कुछ ऐप्स UPIs हैं या डिजी लॉकर जैसे ऐप्स हैं जिस पे जनता का डेटा ऑलरेडी स्टोर होता है एंड वो जनता वहाँ से एक्सेस करके यूज़ कर सकती है, क्या आपकी राय में जनता की इन ऐप्स की मदद से कोई ऐसे कदम उठाए हैं सरकार ने जो जनता के लिए बहुत बेनिफिशियल हो? देखिए, ये जो ऐप्स हैं, आपने ये बात करी UPI और डिजी लॉकर, इन ऐप्स ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करा है एक सिटीजन की लाइफ पर। जैसे जैसे UPI और डिजी लॉकर का प्रचार बढ़ा है, वैसे वैसे सिटीजन सर्विसेज और कह सकते हैं गवर्नेंस को भी एक अच्छे लेवल पर, एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया गया है। अब आपने जिक्र किया UPI का, तो मैं उसी पर बात करती हूँ। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो 2016 में लाया गया। इसने भारत को एक कैशलेस इकॉनमी की तरफ ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब इसमें हम देखते हैं कि UPI, जो कि आजकल हमारी एक ज़रूरत बन गई है, हम हर एक ट्रांजैक्शन उसके ज़रिए करते हैं, तो आज हर महीने हम देखते हैं 18 बिलियन से ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं। वहीं आपने जिक्र किया डिजी लॉकर का, तो डिजी लॉकर जो है वो एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। ये डिजी लॉकर में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए पैन हो गया, आधार, लाइसेंस, ये सब ऑनलाइन वेरीफाई कराते हैं और एक्सेस करते हैं। तो हम देखें तो 2024 तक डिजी लॉकर में 200 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इशू हो चुके हैं। अब मैं आपसे एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि स्कीम्स, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इन ऐप्स के ज़रिए DBT भी, उसमें सब्सिडीज़ जो होती हैं, सब्सिडीज़ डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र होती है बिना किसी लीकेज के। अब हम कह सकते हैं कि जो काम पहले महीनों में होता था, हफ्तों में होता था, आज उन सारे कामों को हम कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं, बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी ऑफिस में जा के, या बिना किसी लंबी लाइन में लगने के। इस बात से तो मैं आपके सहमत हूँ कि जो काम पहले 2-3 हफ्तों में या 2-3 चक्करों में होते थे ऑफिस जाके, वो अब काफ़ी जल्दी मिनटों में हो जाते हैं जी। इस चर्चा से हमें ये तो समझ में आ गया कि डिजिटल सोवरेनिटी और साइबर सिक्योरिटी एक देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके सिटीजन्स की फ्रीडम एंड उनके डेटा एंड उस देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो अगर लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो डिजिटल फ्यूचर इंडिया का सिक्योर हो सकता है, जहाँ पर गवर्नेंस भी अच्छी रहेगी और प्राइवेसी कंसर्न्स भी नहीं होंगे। बहुत धन्यवाद वंशिका जी, आपने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतने सिंपल शब्दों में हमें समझाया और हमारे दर्शकों को समझाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपको ये सब समझ में आया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के पॉडकास्ट के लिए, और आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।